नमस्ते बिहार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। खबर पटना से आ रही है, जहां मर्डर केस में एक्टिव नजर आ रही है पुलिस। डबल मर्डर केस के मामले में पुलिस की एक्टिवनेस इस वक्त सामने। केस में 7 नामजद आरोपियों को लेकर गिरफ्तारी के लिए कई टीमों का गठन किया गया। अभी तक सिर्फ एक आरोपी गिरफ्त में है। मंगलवार शाम को घटना को अंजाम दिया गया। पूर्व विधायक के 2 भाइयों की हत्या कर दी जाती है और गिरफ्तारी के लिए फिलहाल कई टीमों का गठन जरूर किया गया है, लेकिन सिर्फ एक आरोपी गिरफ्त में है। 7 नामजद आरोपी बनाए गए इस डबल मर्डर केस में, लेकिन गिरफ्तारी सिर्फ एक शख्स की। मंगलवार की शाम जब पूर्व विधायक के 2 भाइयों की सरेराह हत्या कर दी गई। तो डबल मर्डर केस में पुलिस की एक्टिवनेस नजर आती है। लगातार एक के बाद एक छापेमारी जरूर हो रही है। एक शख्स की गिरफ्तारी, लेकिन अब इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर वो सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुका है। देखिए कैसे बेखौफ बेधड़क अपराधी जो हैं वो घटनाओं को अंजाम देकर यहां से फरार हो जाते हैं। संवाददाता संजय हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ वो लाइन पर जुड़ गए हैं। संजय, पुलिस एक्टिव है तो इस पूरे मामले को लेकर 7 नामजद, गिरफ्तारी कितनों की? जी बिल्कुल, देखिए एक बड़ी चुनौती है पटना पुलिस के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि जो चितरंजन शर्मा है, सत्तारूढ़ दल के विधायक रहे हैं वो पहले, और अभी भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, उनके परिवार के पिछले 2 महीने में 4 सदस्यों की हत्या कर दी गई है। और विधायक ने खुद इस पूरे मामले में जो पूर्व विधायक हैं, जो FIR लॉन्च करवाया गया है परिजनों की तरफ से, उसमें 7 नेम्ड एक्यूज्ड हैं। और नीमा, जो पटना में धनरुआ थाना क्षेत्र में नीमा गांव है, वहीं पर वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। जो पांडव गिरोह का सरगना है संजय सिंह और विधायक, इन दोनों के बीच अदावत चल रही है। और इसमें पहली बार खुलकर 7 लोगों के नाम दिए गए हैं इन दोहरे हत्याकांड में। और पटना पुलिस के लिए भी बड़ी चुनौती, चूंकि राज्य पुलिस मुख्यालय ने इस पूरे मामले में मॉनिटरिंग की है। पटना पुलिस के अधिकारियों के साथ बैठक भी कल हुई है और उसमें तमाम तरह के इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं और कहा गया कि जल्द से जल्द सारे अभियुक्तों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए। और खुद सिटी एसपी जो ईस्ट हैं, उनको जो SIT का गठन किया गया है उसमें प्रमुख बनाया गया है और लगातार खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं पटना के SSP। एक गिरफ्तारी हुई है, लेकिन कई जो अपराधी हैं उनका क्लू मिल गया है। जो CCTV फुटेज है उसमें अपराधियों के चेहरे भी आ गए हैं। तो निश्चित तौर पर उम्मीद की जानी चाहिए कि पटना पुलिस जल्दी इस पूरे मामले का पटाक्षेप करेगी। और देखना होगा, कार्रवाई चल रही है, कब तक सारे आरोपी जो है वो गिरफ्त में आ जाते हैं। लेकिन 7 अपराधी जो है वो नेम्ड एक्यूज बनाए गए इस पूरे मामले को लेकर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजय इस तमाम जानकारी के लिए। बिहार में जातीय जनगणना को लेकर पूरी तस्वीर अब साफ हो चुकी है। सर्वदलीय बैठक में इस बात पर मोहर लग गई कि बिहार में जातीय जनगणना होगी, वो भी तय समय के भीतर। और खास बात यह है कि जाति के साथ साथ सभी धर्मों के लोगों की भी गणना की जाएगी। देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। सर्वदलीय बैठक में बड़ा फैसला, बिहार में होगी जातीय जनगणना। शाम ठीक 4 बजे जातीय जनगणना को लेकर सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक हुई। इस बैठक में सत्ता पक्ष और विपक्ष के 9 दल शामिल हुए। तकरीबन 2 घंटे के मंथन के बाद इस बात पर मुहर लग गई कि बिहार में जातीय जनगणना होगी। सब लोगों ने अपनी बात रख दी, उसका सर्वसम्मति से ये निर्णय हो गया कि बिहार में जाति आधारित गणना की जाएगी। हर लोगों के बारे में पूरी जानकारी ली जाएगी और इसके लिए बड़े पैमाने पर और तेजी से काम किया जाएगा। और इसके लिए राज्य सरकार की तरफ से जितने लोगों को इस काम में, इस गणना में लगाया जाएगा, उनकी सबसे पहले एक ट्रेनिंग करा दी जाएगी। और जो कुछ भी किया जाएगा, आज जो बातचीत हुई है, इसी के आधार पर बहुत जल्दी कैबिनेट का निर्णय होगा, क्योंकि इस काम को करने के लिए राज्य सरकार को इस काम को करना है, तो कैबिनेट का एक निर्णय होगा। सर्वदलीय बैठक में ये भी तय हुआ कि सभी धर्मों के जातियों की गणना होगी, साथ ही जातियों के उपजातियों की भी गणना होगी। एक बात जान लीजिए कि सब लोगों की गिनती हो जाएगी, वो किसी भी जाति, किसी भी धर्म,
सब चीज की गिनती हो जाएगी, तो बहुत अच्छे ढंग से एक एक बात की जानकारी। सर्वदलीय बैठक में कई और अहम बिंदुओं पर विचार हुआ। सर्वदलीय बैठक में क्या कुछ निकल कर आया उसे भी जानिए। समय सीमा के भीतर जातीय जनगणना होगी, सभी धर्म के जातियों की गिनती होगी, जातियों की उपजातियों की भी गिनती होगी। जल्द ही कैबिनेट में प्रस्ताव लाया जाएगा। पैसे का प्रबंध बिहार सरकार करेगी। जनगणना करने वालों को ट्रेनिंग दी जाएगी। दरअसल विधानमंडल से 2 बार जातिगत जनगणना को लेकर प्रस्ताव पारित हो चुका है। 18 फरवरी 2019 को पहली बार प्रस्ताव पारित हुआ था, जबकि दूसरी बार 27 फरवरी 2020 को सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित हुआ था। पटना से न्यूज 18 के लिए आनंद अमृतराज के साथ शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। तो सर्वदलीय बैठक में सभी 9 दलों के नेताओं ने एक सुर में जातीय जनगणना पर अपनी मुहर लगाई। आरजेडी ने इसे लालू यादव की जीत बताया, तो बीजेपी ने समाज के निचले पायदान पर बैठे व्यक्ति के लिए लाभदायक। हम और लेफ्ट पार्टियों ने भी जातीय जनगणना को जरूरी बताया। मना कर देती है भारत सरकार, तो राज्य सरकार अपने खर्चे पे कराए, तो ये हम लोगों ने किया। उसके बाद कई देर विलम्ब हुआ, चलिए विलम्ब हुआ, क्या कारण था अब हमको उस पर नहीं जाना, लेकिन ये हमारी जीत है, ये लालू जी की जीत है और ये बिहार के गरीबों की, सभी लोगों की जीत है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो प्रस्ताव रखा उस पर हम सबों ने सहमति दी है कि बिहार में एक समय सीमा के अंदर जातीय गणना होगी, जिससे कि जो सामाजिक और कई दृष्टि से समाज के कई लोग जो अभी भी मुख्य धारा में नहीं आ पाए हैं, तो उनके लिए सरकार फिर आगे की योजना बनाएगी। जान लेना है कि कौन कहाँ लोग है, बाकी सब मुख्यमंत्री बोल ही दिए। उसके बाद गांधी जी बैठक में बाकी सब कुछ तय हो गया, सब एक राय से सब तय हुआ। हाँ बिल्कुल, जो सहमति बनी है सर्वसम्मति का, किसी का भी इसमें हिचकिचाहट नहीं था। जिनके अंदर हिचकिचाहट था भी आज वो सब लोग एक साथ खड़े थे। अब उनकी जो भी रही हो मैं नहीं कह सकता, मुझे खुशी है कि उन लोगों की भी सहमति मिली। जातीय जनगणना के लिए हुई सर्वदलीय बैठक में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने एक बड़ा मुद्दा उठाया। सीएम नीतीश ने खास अपील मुख्यमंत्री के साथ करते हुए नजर आए। संजय जायसवाल ने आशंका जाहिर की कि कहीं जातीय जनगणना की आड़ में रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमानों को शामिल न कर लिया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो जातीय आधारित गणना की बात हुई है, सभी दलों ने उसका समर्थन किया है। हम लोगों ने 2 शंकाएं रखी कि जब गणना हो तो इस बात पर जरूर ध्यान रखा जाए कि इस रास्ते से रोहिंग्या और बांग्लादेशी ऐसा नहीं हो कि वह इस गणना में शामिल हो जाएं और उसके बाद इस आधार पर नागरिकता के बारे में वह क्लेम करने लगे, इसका ध्यान रखना। और दूसरा, सीमांचल में एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि जो शेख समाज के हैं, जो कि मुसलमानों में अगड़ी जाति मानी जाती है, वह शेखौरा बन के, कुल्हड़िया बन के और इस तरह से करके वह पिछड़ों की हकमारी का काम करते हैं। अगर सीमांचल में अगड़ी जातियों को पिछड़ों में गिना जाएगा तो इससे पिछड़ों के अधिकार पर बहुत बड़ी हकमारी होगी। तो जातीय जनगणना बिहार में होगी, ये अब तय हो चुका है और इसके लिए फंड का प्रबंध भी राज्य सरकार खुद करेगी। सर्वदलीय बैठक में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जातीय जनगणना के लिए केंद्र से फंड की मांग का मुद्दा भी उठाया। हमने ये कहा कि भाई 40 में से 39 तो एनडीए के एमपी हैं, 40 में से 39 जब एनडीए की एमपी है, यहाँ भाजपा 4 ही है, हम लोगों की संख्या राज्यसभा में है और 1 कांग्रेस के लोकसभा में है, तो हम लोग जो है इस बात को पार्लियामेंट में उठाएं और ये भी मांग करें कि भाई जो खर्चा जो होगा वो भारत सरकार व्यय करे। जातीय जनगणना के मुद्दे पर डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने केंद्र का पक्ष रखा और साफ कहा कि जातीय जनगणना पर केंद्र का रुख साफ है, लेकिन अगर राज्य सरकार जातीय जनगणना कराना चाहती है तो ये उनका फैसला है। कॉस्ट भी आने की संभावना है, तो क्या आप लोग केंद्र सरकार से भी मदद लेंगे किसी तरीके से? नहीं, मैंने तो स्पष्ट तौर पर कहा है कि राज्य सरकार इसे अपने खर्च से
राज्य सरकार को कराना पड़ेगा, क्योंकि केंद्र ने तो बताया ही है कि राज्य चाहे तो अपना करा सकते। तो जातीय जनगणना पर सर्वदलीय बैठक से पहले तेजस्वी यादव ने एकजुट विपक्ष की बैठक की, जिसमें कांग्रेस और वाम दलों को तो छोड़िए, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के नेता भी पहुंचे। ये तस्वीर देखिए, बीच में तेजस्वी और बाएं दाएं बिहार के विपक्षी दलों के तमाम नेता, चाहे वो सीपीआई के हों, सीपीएम के हों या सीपीआईएमएल यानी माले के। बात यहीं खत्म नहीं होती। इस बैठक में एक ऐसा चेहरा भी पहुंचा था जिसकी पार्टी आज तक आरजेडी या तेजस्वी के साथ नहीं दिखती थी। जी, हम बात कर रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम की। एआईएमआईएम के अख्तरुल ईमान बैठक में पहुंचे। हालांकि कांग्रेस का कोई चेहरा तस्वीर में नहीं दिखा, लेकिन बैठक में कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा पहुंचे थे और यहीं से सभी एक साथ तेजस्वी के नेतृत्व में जातीय जनगणना पर हो रही सर्वदलीय बैठक के लिए निकले। जातीय जनगणना को लेकर के इसमें सभी दल के लोगों ने, विपक्ष के लोगों ने बड़ी मजबूती के साथ सदन में या सदन के बाहर जो है इस पक्ष में जो है आवाज उठाया। तो हम लोग सभी साथियों के वो शुक्रिया अदा करते हैं। ये तेजस्वी की ताकत है जो विपक्ष की बैठक में दिखी। अभी एक दिन पहले ही तेजस्वी की अघोषित ताजपोशी हुई है। एमएलसी चुनाव को लेकर कांग्रेस और माले से अनबन की खबर भी आ रही है, लेकिन इन सब के बीच सबको एक मंच पर जुटाकर तेजस्वी ने अपना दम दिखा दिया। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। और बड़ी खबर इस वक्त पटना से आ रही है, जहां एनएमसीएच में हड़ताल खत्म हो चुकी है। जूनियर डॉक्टरों की यह हड़ताल एनएमसीएच में खत्म हो चुकी है। हंगामा करने वालों पर एफआईआर दर्ज की जाएगी। एफआईआर के बाद काम पर ये तमाम डॉक्टर जो हैं वो लौट चुके हैं। उन्होंने अपनी हड़ताल को खत्म कर दिया है। जो हंगामा करने वाले लोग थे उन लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। मरीजों ने अब जैसे ही ये हड़ताल खत्म होने की जानकारी सामने आई, राहत की सांस ली है। 28 मई से हड़ताल पर ये तमाम डॉक्टर थे और मरीज की मौत पर जमकर हंगामा हुआ था। डॉक्टर की गाड़ी में तोड़फोड़ की गई थी और उसके बाद से ही लगातार वार्ता की जा रही थी। अब एनएमसीएच में हड़ताल खत्म हो चुकी है। मरीजों को एक बड़ी राहत। विधान परिषद की 7 सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर आरजेडी गठबंधन के भीतर घमासान अब शुरू हो चुका है। आरजेडी के 3 उम्मीदवारों की घोषणा के बाद वाम दलों की नाराजगी बढ़ गई है। अब कांग्रेस माले के साथ मिलकर चौथा उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर रहा है। राज्यसभा का रण अभी खत्म भी नहीं हुआ कि विधान परिषद की लड़ाई शुरू हो गई। अक्सर मनमानी फैसले लेने वाले आरजेडी ने एमएलसी चुनाव के लिए भी वही किया। ना तो कांग्रेस से राय ली और ना वाम दलों से बातचीत, बस कर दिया 3 उम्मीदवारों का ऐलान। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने आरजेडी की तरफ से कारी साहिब, मुन्नी देवी और अशोक पांडे के नाम की घोषणा की है। आरजेडी के मनमानी भरे फैसलों से कांग्रेस तो पहले से नाराज रही है। सीपीआई एमएलए यानी माले के नेता भी आहत हो गए हैं। ये आज से नहीं बल्कि बिहार विधानसभा चुनाव 2020 से ही उन लोगों का वादा है। 19 सीट हम लोगों को मिली थी विधानसभा के चुनाव में, प्लस एक बिहार विधान परिषद की सीट थी। अब कांग्रेस माले के साथ मिलकर एक उम्मीदवार मैदान में उतारने की जुगत में है। कांग्रेस के 19 और वाम दलों के 16 विधायकों की संख्या हमारे एक उम्मीदवार की स्पष्ट जीत बता रही है। तो एक उम्मीदवार तो हमारा निश्चित तौर पर विधान परिषद का चुनाव जीत रहा है। हम वो अपना उम्मीदवार देंगे। जिन्हें अपना उम्मीदवार देना था दे दिए, जिन्हें आगे देना होगा वो दे। जिन्हें हमारी जरूरत नहीं है, हमें उनकी भी जरूरत नहीं है। हालांकि आरजेडी नेताओं को लगता है कि पार्टी का फैसला एकदम सही है।
सवाल वो नहीं है, सवाल ये है कि जिन परिस्थितियों में जब कोई निर्णय होते हैं तो निर्णय के आलोक में ही ये सारी फैसले लिए गए हैं। खैर, आरजेडी जो भी सफाई दे, लेकिन अभी ये जानना जरूरी है कि कांग्रेस और माले के मिलने से कैसे आरजेडी का खेल खराब हो जाएगा। दरअसल एमएलसी के इस चुनाव में विधायक वोट करते हैं। एमएलसी की एक सीट के लिए 31 वोट की जरूरत है। आज की तारीख में आरजेडी के पास 76 विधायक हैं। इस हिसाब से आरजेडी 2 सीट तो आसानी से जीत जाएगा, लेकिन तीसरी सीट के लिए आरजेडी को अतिरिक्त 17 वोट चाहिए, जो बिना कांग्रेस माले के संभव नहीं है। अब जरा ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर कैसे कांग्रेस और माले मिलकर किसी एक को विधान परिषद में भेजने में सक्षम हैं। दरअसल एमएलसी की एक सीट के लिए 31 वोट की जरूरत है। आज की तारीख में कांग्रेस के पास 19 विधायक हैं और सीपीआई एमएल के पास 12 विधायक हैं। अगर दोनों को जोड़ दें तो 19 + 12 31, मतलब बिना सीपीएम और सीपीआई की मदद से भी कांग्रेस माले मिलकर आरजेडी का खेल बिगाड़ सकते हैं और अपने उम्मीदवार को जिता सकते हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। राजगीर में कांग्रेस के नौ संकल्प कार्यक्रम का आज दूसरा और आखिरी दिन है। पहले दिन प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मदन मोहन झा ने कहा कि नौ संकल्प शिविर से पार्टी में ऐतिहासिक परिवर्तन की संभावना है और इस दौरान संगठन को मजबूत करने और लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों पर कल ही चर्चा की गई, जो कि आखिरी दिन था। हम सभी के बीच कादरी साहब, आदरणीय अशोक राम जी, डॉक्टर समीर कुमार सिंह जी, मैं आप सभी का भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथ ही साथ हम सभी के बीच तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।